म्यूचुअल फंड सही है, पर भाई कौन सा म्यूचुअल फंड सही है? आपको ये पता है कि कितने म्यूचुअल फंड्स हैं? चलो मैं विभू से ही पूछ लेता हूँ। विभू, आपने भी सुना होगा ये वाला ऐड, तो देखा ही होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, बट कौन सा म्यूचुअल फंड सही है? नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, कितने म्यूचुअल फंड्स हैं मार्केट में? ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता। तो 10-20 तो होंगे, हो सकता है ज्यादा भी हो। 100 होंगे, पता नहीं। 500 फंड होंगे, ये भी नहीं पता। अच्छा, अगर 1000 फंड होंगे तो उसमें से कौन सा सही है ये कैसे पता लगेगा? नहीं पता। नहीं पता। तो तकरीबन अगर आप किसी स्क्रीनर पर भी जाएंगे तो आपको 1400 प्लस म्यूचुअल फंड्स दिखेंगे। अच्छा। 1400 से भी ऊपर म्यूचुअल फंड्स दिखेंगे। अब म्यूचुअल फंड आए क्यों है, पहले इसे समझते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई अगर मैं किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, 2 में स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, तो मुझे नहीं पता मैं सही इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गलत इन्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। सही बात है। बट अगर मैं एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दूंगा तो क्या होगा कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है डाइवर्सिफाई हो जाएगी, जिससे मुझे बेनिफिट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट में 5000 से ऊपर स्टॉक लिस्टेड है। अब उन 5000 स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, मैं कह रहा हूं कि एक म्यूचुअल फंड पकड़ लेता हूं जो बेस्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देगा। पर अब मेरे कंफ्यूजन तो यहाँ पे और बढ़ गई। यहाँ पर तो 1400 प्लस मेरे पास म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, और जब मैंने स्टॉक मार्केट की बात करी थी तो इसे समझना ज़रूरी है, वो होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड्स कई तरीके के होते हैं। आज हम म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में समझेंगे। तो जैसे मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर क्लिक करता हूँ तो आपकी परेशानी भी खत्म नहीं हुई है, अभी भी आपके पास 613 ऑप्शंस हैं। अब इन 613 में से मैं कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करूं, कौन सा सही है, ये तो हमें किसी ने नहीं बताया। ठीक है। ये कोई नहीं बता रहा। तो इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपना पैसा, होता क्या है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका क्या होता है कि आप एक ही बार में जाते हैं, आप कोई भी म्यूचुअल फंड चूज करते हैं। मान लेते हैं आप कहते हैं कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में चूज करूंगा, एग्जाम्पल है, और मैं इसमें एक बार में 10 लाख रुपए डाल देता हूँ। तो मैंने डाला और मैं भूल गया। ठीक है। तो अगर इन फ्यूचर इसके अंदर जो स्टॉक्स है वो बढ़ेंगे तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा एक ही बार। तो इसे बोलते हैं हम लम सम इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ठीक है, लम सम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, इसे लमसम बोलते हैं, लमसम। ठीक है। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें SIP कर सकते हो। महीने महीने, हर महीने, भाई मैं 25,000 रुपये महीना कमाता हूँ, मैं 5,000 रुपये जोड़ सकता हूँ, तो मैं हर महीने 5,000 रुपये एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आप अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी कमाई किसी फंड में दे रहे हो। क्या देख कर दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हमें क्या क्या देखना होता है इसे समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने तरीके के हैं और हमें किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे, एक है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है, एक है डेट म्यूचुअल फंड, ठीक है, और तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। मैं आपको 3 ही समझाऊंगा अभी। और कमोडिटी, कमोडिटी मतलब जैसे गोल्ड सिल्वर, हाँ, उस तरीके से कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है। सो अभी इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हाई रिस्क हो जाते हैं। अगर इनका आप रिस्क देखोगे तो ये हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है, मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आ सकती है, नीचे से फिर ऊपर जा सकती है, तो इसे हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी। ठीक है। फिर होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट का मतलब हो गया एक तरीके से कि आपने लोन पर ही पैसा दे दिया, तो आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलती है जो कि सिक्योर है, समवट इक्विटी से ज्यादा सिक्योर्ड है। ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इक्विटी में क्या होता है, लॉस होने के चांसेस होते हैं कि भाई 10-20-30% का घाटा हो सकता है। ऑल्दो डेट में ऐसा होता नहीं है, बट अगर आपने इस पे थोड़ा सा आपने रिस्क प्रोफाइल चेक नहीं करी तो पूरा ही पैसा डूबता है जब डूबता है। अच्छा, हाँ, मतलब 1 करोड़ लगाया था तो डूबेगा तो फिर 1 करोड़ डूबता है पूरा। ठीक है। अगर डेट में आपने पैसा लगाया और आपने गलत जगह लगा दिया तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि डेट ऐसा नहीं कि बिल्कुल 100% सेफ है। मतलब अगर बैंक में पैसा रखा है तो हमें लग रहा है सेफ है, बट बैंक बंद हो गया तो खत्म। हाँ, यहाँ पे बैंक में पैसा नहीं लगाते। अलग अलग तरीके के डेट फंड्स होते हैं, लिक्विड फंड्स होते हैं, बहुत तरीके के फंड्स होते हैं। फिर इनकी रिस्क प्रोफाइलिंग होती है, इसके अंदर भी हम अलग अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं। तो इसमें गिल्ड फंड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। ठीक है। तो अभी हमने ये समझा इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट में पैसा लगाना। ठीक है। डेट मतलब एक तरीके से लोन, कि हमने इंटरेस्ट हमें फिक्स मिलेगा। अब जैसे अगर मैं डेट म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करता हूँ तो इनकी रिटर्न देखिए, लगभग मैक्सिमम भी ये 40% रहा तो एक्सेप्शनल है, बट अदरवाइज आपको 13, 12, 11, 10 आपको लेस देन 10% ही मिलेगी जनरली। ठीक है। ठीक है। ये आपके कौन से फंड्स हो गए, डेट फंड्स हो गए। बट जब मैं इक्विटी में जाता हूँ
तो यहाँ पर जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यार 40% तक भी रिटर्न आ रही है, और अगर आप एवरेज रिटर्न देखोगे तो आपकी 15 से 20% की, क्योंकि मार्केट बढ़ रही है, रिटर्न दिख जाएगी पिछले 3 सालों का CAGR। ठीक है। CAGR क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक कि इस रेट से कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक है। ठीक है। तो ये इक्विटी होता है। अब हमें कैसे पैसा लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको एक बड़ी डाइवर्सिफिकेशन समझनी है, जिसे हम बोलते हैं एक्टिव फंड्स वर्सेस पैसिव फंड्स। ठीक है। अब ये एक्टिव और पैसिव फंड्स क्या होते हैं? नहीं पता। नहीं पता। तो जैसे कि नाम है, एक्टिव मतलब एक्टिवली मैनेज करना, ठीक है। पैसिव का मतलब होता है ज्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है। ठीक है। आपको ये समझना है कि ज्यादातर एक्टिव फंड्स इंडेक्स की रिटर्न को बीट नहीं कर पाते। अब ये इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है निफ्टी सेंसेक्स। हाँ, निफ्टी सेंसेक्स से इंडेक्स है हमारे। ठीक है। इनकी जो रिटर्न्स आए हैं, ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाते। अच्छा। मतलब वो अपनी तरफ से स्टॉक सिलेक्शन तो करते हैं, पर लॉन्ग टर्म में इंडेक्स ही उनसे अच्छी परफॉर्मेंस ला रहा होता है। सो ये आपको समझ आ गया कि एक एक्टिव फंड होते हैं, एक पैसिव फंड होते हैं। देखो, हमें ना पैसिव फंड्स कैसे मिलेंगे? पैसिव का मतलब हो गया जैसे सिर्फ मैं निफ्टी 50 को कॉपी कर रहा हूँ, मैं बैंक निफ्टी को कॉपी कर रहा हूँ, मैं सेंसेक्स को कॉपी कर रहा हूँ, मैं नैस्डैक को कॉपी कर रहा हूँ, मैं S&P 500 को कॉपी कर रहा हूँ, ये सब इंडेक्स है। तो जब मैं इंडेक्स को ही कॉपी कर रहा हूँ तो ये हो गया पैसिव फंड। इसमें जो फंड मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगा रहा, वो जैसे उस निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी है, उसके जो स्टॉक्स की वेटेज है उसके अकॉर्डिंग हमारा पैसा इन्वेस्ट कर देगा, और उसमें एक्सपेंस रेशियो कम होगा। देखो, एक्सपेंस रेशियो के लिए आपको फिल्टर मिल जाते हैं, आप किसी भी स्क्रीनर पर जाके देख सकते हो। अब देखो, जहां पर आपको ये 2% का एक्सपेंस रेशियो दिख रहा है, हाँ, ये फंड तो में अवॉइड ही करने हैं। ठीक है। जैसे अब एग्जांपल ये यूनियन लार्ज कैप फंड, इसमें मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये लो, जो लार्ज कैप फंड है, इसकी 1 साल की रिटर्न कितनी है? 32%। ठीक है। अच्छी रिटर्न है, नो डाउट। 1.68% ले रहा है यार, ठीक है, बहुत ज्यादा ले रहा है। बट फिर इससे बड़ी ETF नहीं है। ETF तो हमेशा अच्छा होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने ETF की बात करी थी, बट जिन लोगों को SIP करनी है, अब उन्हें अभी नहीं समझ आ रहा कि ETF में कैसे इन्वेस्ट करना है, तो हम म्यूचुअल फंड्स को भी समझ रहे हैं। ठीक है। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना, ETF में आपको खुद से जाके इन्वेस्ट करना होता है। हाँ। अब कुछ लोग कहते हैं हमें देखना ही नहीं है, मेरे पैसे कटते रहे अकाउंट से और मेरी इन्वेस्टमेंट होती रहे, उनके लिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है। बट ETF मेरे को इससे बेटर ऑप्शन लगा, क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है। इसमें एक्सपेंस रेशियो हमेशा ज्यादा होगा, बट दूसरी साइड में देखते हैं एक्सपेंस रेशियो कम भी होता है, जैसे 0.02%। ऐसा नहीं होता कि सबका बहुत ही ज्यादा हो सकता है रिटर्न्स कम हो। जैसे अब ये देखो, बंधन का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, हाँ। तो निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग है, तो इसकी रिटर्न निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग ही होगी। ये पैसिव आपका म्यूचुअल फंड हो गया। ठीक है। अब इसकी 1 साल की रिटर्न क्या आ रही है? 24%। तो निफ्टी की भी लगभग 25% है, तो जस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होगी। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 0.10, दिस इज वेरी गुड। ठीक है। बट हमें फिर इसमें और भी चीजें देखनी होती है, सिर्फ हम ये नहीं देख रहे कि एक्सपेंस रेशियो कम है। एक्सपेंस रेशियो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो हमें सस्ता देखना है भाई। सस्ता किसका आ रहा है? नावी का देखते हैं। सस्ता इन द सेंस? सस्ता एक्सपेंस रेशियो। अच्छा, एक्सपेंस रेशियो सबसे कम किसका? इसका और कम है, 0.06। तो और रिटर्न तो सेम ही होगी, वही सेम ही आएगी। अच्छा, निफ्टी की है, निफ्टी को ही कॉपी कर रहा है। ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि एक्सपेंस रेशियो किस किस के कम है, तो सबसे पहले आपको एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए। ठीक है। कि आपका पैसा इन्वेस्ट जो होगा वो कट के इन्वेस्ट होगा। जितना एक्सपेंस रेशियो अगर 1% का, तो मैंने आपको बताया था कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 99,000 इन्वेस्ट हो रहा है, 1,000 रुपए तो इन्होंने रख लिया। ठीक है। तो ये हमें पहली चीज देखनी होती है। दूसरी चीज क्या देखनी होती है? AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है। ठीक है। तो जितना ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है उतना अच्छा होता है। ठीक है। पैसिव फंड के लिए। अच्छा, एक्टिव के लिए नहीं। अब देखो, एक्टिव फंड के लिए क्या है? अब आपके पास 10,000 करोड़ है, आप क्या खरीदोगे? आप अच्छी कंपनी से खरीदूंगा। आप जो टॉप की होंगी उन्हें खरीदोगे। आप कहोगे यार पैसा छोटी जगह पे लगाएंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप मेजर पैसा 10,000 करोड़ में से 8,000 करोड़ तो आप लार्ज कैप में ही लगा दोगे, तो लार्ज कैप की रिटर्न तो कमी होगी। तो ये वाली चीज होती है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट जब बहुत ज्यादा होता है तो फिर वो हाथी की चाल धीरे धीरे चलते रहते हैं। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट जिनके पास पैसा कम भी होता है उन्हें रिटर्न लाकर दिखानी होती है। अच्छा, कि मेरी रिटर्न आएगी तभी तो मेरे म्यूचुअल फंड में कोई पैसा लगाएगा। सही बात है। जिसके पास पहले 10,000 करोड़ का, ठीक है भाई, जो मार्केट दे रही है उतना तो हम दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। बट जिसके पास आज पैसे ही कम है, आज आप एक म्यूचुअल फंड चला रहे हो बट आप कह रहे हो यार हमारे पास तो पैसे ही नहीं लगा रहा कोई, तो आपको रिटर्न लानी पड़ेगी, क्योंकि लोग आके फिर ना
ये CAGR देखेंगे कि ये किसने लेकर आए। अब अगर आपके पास कम भी है AUM तो लोग कहेंगे यार चल यार इसे देखते हैं ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम और किसी पे चलते हैं। अब एसेट अंडर मैनेजमेंट हमें लगभग कितना देखना चाहिए? मैं कहता हूँ मिनिमम 100-200 करोड़ तो मिनिमम होना चाहिए, 200 करोड़ तो मिनिमम होना चाहिए। अब उससे नीचे 31 करोड़ है, अब क्या है वो सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बेचारे करी सिल्वर में इन्वेस्ट रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे लोग, ठीक है। तो ये देखना पड़ता है कि वो पैसा किस में लगा रहे हैं। अब मुझे एग्जाम्पल निफ्टी नेक्स्ट 50 में पैसा लगाना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है, बट इनका जो AUM है सिर्फ 25 करोड़ है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि अगर मुझे इसी में पैसा लगाना है तो कोई और ऑप्शन भी है मेरे पास। कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आज उनके पास पैसे फंड कम आ रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक डिसेंट साइज हो जिसमें लोग भी ट्रस्ट कर रहे हो, मैं ये चाहूंगा, ठीक है। आप समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम इसे देख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है बट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आ जाती है कि मेरे को ये देखना है यार इसमें ना रिस्क कितना है। तो रिस्क के लिए ना आपके पास यहाँ पर जैसे आप देखते हो कि सेबी की एक रिस्क कैटेगरी है, ये सब में बहुत हाई होगी क्योंकि इक्विटी ले रखा है। अच्छा। तो इसकी जब मैं कैटेगरी अभी खुली भी नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, सब में आएगा वेरी हाई वेरी हाई वेरी हाई। हाँ अभी देखो अभी आएगा, अब अभी देखिए आ गई वेरी हाई वेरी हाई वेरी हाई वेरी हाई, जैसे मैंने आपको बोला था। तो सेबी की जो रिस्क कैटेगरी है वेरी हाई। अब जहां पर आ रहा है मॉडरेटली हाई, देन यू शुड अंडरस्टैंड ये मॉडरेटली हाई क्या है, फिर इसकी रिटर्न भी क्या है। तो जहां पर हाई रिस्क होगा वहां पर हाई रिटर्न भी होगी। जहां पर ये देखिएगी ना 40% की रिटर्न, हाँ। सब में वेरी हाई रिस्क कैटेगरी वही मिलेगी आपको। मतलब सेबी पहले कह रहा भाई बहुत ज्यादा इसमें रिस्क है, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया। बट जैसे हम डेट पर जाते हैं और फिर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा मॉडरेटली हाई, मॉडरेट ये आएगा। अभी मॉडरेट क्यों है, मतलब हाई से वेरी हाई से कम क्यों? क्योंकि भैया स्टेबल रिटर्न्स है। तो सेबी कह रहा है यार इसमें इतनी ना लोगों को झटके नहीं लगेंगे कि 1 करोड़ डाला मार्केट 10% नीचे आ गई तो भैया 10 लाख का लॉस दिखा रहा है। ऐसा इक्विटी में हो सकता है, ठीक है। डेट में तो नहीं हो सकता ना, बिल्कुल। जिस दिन होगा तो साफ ही हो। ठीक है, तो वो देखना हमें जरूरी है। अब इसके अंदर भी अगर ये सेबी कह रहा है कि डेट के अंदर भी कोई ऐसा प्लान है पर ये जो वेरी हाई कैटेगरी में, तो उसे अवॉइड करिए। ठीक है, हाँ बोलिए। पर ये जो डेट है कंपनीज एक ही बंदे को तो नहीं देते होंगे ना, डाइवर्सिफाई करके देते इसके अंदर डिपेंड करता है कि डेट में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। डेट कौन ले रहा है, कहाँ दे रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हो जाती है। और डेट को मैंने जैसे आपको समझाया था, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स होते हैं, लिक्विड फंड्स होते हैं, गिल्ट फंड्स होते हैं। तो आपको देखना होता है कि भाई किस में आप पैसा लगाओगे। अभी हम डेट की बात नहीं कर रहे, अब एक रूल मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अच्छा, आपको पैसे लगाने 1 करोड़ और पापा को पैसे लगाने हमारे 1 करोड़। मान लेते हैं पापा की एज 60 ईयर्स है, ठीक है। आपकी एज कितनी है? 19। आपकी 20 मान लेते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। आपकी 20 साल की एज है, पापा की 60 साल की एज है। अब अगर आप दोनों को 1 करोड़ रुपए लगाना है और आपको म्यूचुअल फंड्स में लगाना है, तो आपको इक्विटी में कितना % लगाना है और पापा को इक्विटी में कितना % लगाना है? क्या इसका कोई रूल है? नहीं पता। देखो, आज अगर पापा को 1 करोड़ रुपए लगाना है, तो अब पापा क्या चाहेंगे कि भाई मेरा पैसा बहुत तेजी से ग्रो करे और उस पर रिस्क भी आएगा तो मुझे चलेगा, ऐसा तो नहीं है। नहीं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि भाई जो कमा लिया, जो हो गया, जितनी जिंदगी में मैंने कर लिया, अब ये पैसा सेफ रहना चाहिए, चाहे धीरे धीरे बढ़े। बिल्कुल, है ना। हाँ, आप क्या चाहोगे कि यार मेरे पास टाइम है, मेरा पैसा ना चाहे रिस्क थोड़ा बहुत ठीक है, मैं वॉलेटिलिटी देख लूंगा, पर लॉन्ग टर्म में डबल हो जाए। बिल्कुल, आप ये चाहोगे। तो इसका एक रूल होता है, उस फॉर्मूले का नाम है 100 - एज रूल। अच्छा, तो आप 100 में से अपनी एज को माइनस कर दो, इससे आपको पता लग जाएगा आपको इक्विटी में कितना % इन्वेस्ट करना है। 81। तो आपको 81%, क्योंकि आपकी एज 19 है, तो आपको 81% पैसा इक्विटी में लगाना चाहिए, ठीक है। और पापा की एज 60 ईयर्स एग्जाम्पल, तो पापा को 100 - 60 सिर्फ 40% ही इक्विटी में लगाना चाहिए, 60% सेफ रखना चाहिए। अगर पापा हो गए 80 ईयर्स के, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? 20% ही लगाना चाहिए। तो ये रूल कहता है, बट कई सारे लोग होते हैं अरे मैं रिस्क ले सकता हूँ यार, तो एज से फर्क नहीं पड़ता, एज इज जस्ट अ नंबर। तो वो उनकी चॉइस है। आपको ये देखना होता है, अगर आप 50 साल के हो तो 50% इक्विटी में लगाइए, 50% आप सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में लगाइए। एफडी में कुछ पैसा रखो, कुछ डेट में लगाओ। तो इस तरीके से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। बट क्योंकि अगर एज कम है
तो इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, आप यहाँ पर समझिएगा। मैं एक सिंपल SIP कैलकुलेटर पर चलता हूँ, आपको समझ आएगी मेरी बात। सो मान लेते हैं आप हर महीने 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और आपको रिटर्न मिलती है 15% की, ठीक है। अब मान लेते हैं आप 40 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप कहते हो मैं अपने रिटायरमेंट तक के लिए प्लानिंग करना चाहता हूँ, तो ये मैं हर महीने 20,000 रुपए इन्वेस्ट करता रहूंगा, ठीक है। और हम पहले इन्फ्लेशन एडजस्टेड पहले से करके चलते हैं। इन्फ्लेशन एडजस्टेड का मतलब क्या है कि महंगाई तो बढ़ती रहेगी, तो पैसे की वैल्यू कम होती रहेगी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो अमाउंट जुड़ेगा वो आज के हिसाब से कितना है, मुझे आज के हिसाब से जानना है कि मेरे पास कितना पैसा होगा, ठीक है। तो अगर जब हम उसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आज का 9.4 करोड़ होगा, आज का 9.4 करोड़, ठीक है। अगर मैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड हटा दूं तो बहुत बड़ा अमाउंट आ जाएगा, तो ये 62 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हो कब से, आज से, और आप रिस्क लेते हो तो 40 सालों में वो बहुत बड़ा पैसा है। बट अगर हम यहीं पर ईयर्स को कम कर दें, मान लेते हैं यही काम पापा करना चाहते हैं, पापा कहते हैं मैं तो ज्यादा बड़ा टाइम नहीं देख रहा, ठीक है मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा आपकी तरह ही ज्यादातर अमाउंट, उन्हें जितना अमाउंट करना वो भी 20,000 ही करेंगे, बट वो कह रहे हैं यार मैं तो सिर्फ 10 साल का होराइजन देख रहा हूँ, मैं 10 साल और इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद जो जुड़ गया, फिर मेरे को ज्यादा और कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बैंक में पड़ा रहेगा। तो ये 62 करोड़ रुपीज ना सिर्फ 55 लाख रुपए होते हैं, ठीक है। और अगर वो कहते हैं कि मैं इससे बढ़िया तो डेट में ही रख लेता हूँ, डेट में रखना मतलब लिमिटेड मिलेगा, मान लो सिर्फ 10% मिलेगा, तो भी 55 लाख का 41 लाख हो रहा, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा, करोड़ों का डिफरेंस नहीं आ रहा। और अगर मार्केट गिर गई, रिटर्न ही नहीं दिए, तो उससे बेटर तो डेट है कि वो 10% तो दे ही रहा है ना। तो जब हम शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए हम रिस्क कम लें। इक्विटी इन्वेस्टिंग सजेस्ट की जाती है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, क्योंकि उसे फिर कोई बीट नहीं कर सकता। बट अब जब आप इक्विटी इन्वेस्टिंग को ऐसे क्लिक करते हो ना, तो आपको लगेगा भाई ये क्या चीज है, म्यूचुअल फंड की बात सुनी थी, ये थीमेटिक फंड क्या होता है, ये फोकस फंड क्या होता है, ये लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड, कॉन्ट्रा फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, थीमेटिक फंड, मिड कैप, स्मॉल कैप, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ये सेक्टरल फंड फार्मा और हेल्थ केयर में डाल रहा है, थीमेटिक फंड, वैल्यू फंड, सेक्टर फंड, मल्टी कैप फंड। अब ये कॉन्ट्रा फंड क्या होता है नहीं पता। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन जाता है। पीपल जस्ट नो कि यार एक म्यूचुअल फंड होता है, किसी से पूछ लिया भाई कौन सा फंड, किसी यूट्यूबर को सुन लिया ये वाला फंड, वो आके हर साल को यूट्यूबर आके बोलेंगे 2024 के लिए ये वाले फंड बेस्ट, फिर 2025 में उन्हें फिर नई वीडियो बनानी है, फिर ये वाले फंड बेस्ट है, फिर ये वाले फंड बेस्ट है, हर साल बंदा पैसे चेंज करता रहे। क्योंकि आप एक बार चूज कर रहे हो तो फिर आप उसमें स्टिक रहोगे ना। आप कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट चाह रहे हो, 10 साल, 20 साल, 30 साल, मैं करता रहूंगा। तो अगर आप इतना बड़ा टाइम पीरियड देख रहे हो तो एक बार तो टाइम देना पड़ेगा ना, बिल्कुल, कि राइट इन्वेस्टिंग करूं। अब क्या है, इसी चीजों को समझाने के लिए लोग पैसे मांगने लग जाते हैं कि भाई हम आपको बताएंगे, फिल्टर आउट करके देंगे। तो ये चीज आप खुद भी कर सकते हो। और सच बताऊं, आपको ना किसी बैंक वाले बंदे की जरूरत है, ना कोई घर पे आके आपको समझाए, ना आपको कोई इंटरनेट पे किसी को पैसे देने की जरूरत है, ये आप खुद से कर सकते हो। तो यही तरीका आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मेरी वीडियोस लंबी हो सकती हैं, बट क्योंकि देखो मुझे पता है आपका पैसा जिंदगी भर के लिए लग रहा है, तो थोड़ा सा आप टाइम दे लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो विभू, यहाँ पर इक्विटी में 22 कैटेगरी है। अब आपको डेट, जब मैंने बोला ना डेट की भी कैटेगरीज है, एक बार डेट भी देख लो जो मैंने बोला। ठीक है, ये बहुत सारे फंड्स हैं, ठीक है। तो एक दिन में समझना थोड़ा सा डेफिनेटली मुश्किल रहेगा। हम क्या करते हैं, हम सीधा सीधा उन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं जो आपके लिए रेलेवेंट है, जो आपको समझना ज़रूरी है। देखो, अगर आप बिल्कुल सेफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको चूज करना चाहिए लार्ज कैप फंड्स और या फिर मिड कैप फंड्स, ठीक है। बट जब हमने पैसिव इन्वेस्टिंग की बात करी थी, अगर आपको जानना है पैसिव फंड्स कौन से होते हैं, आप सिंपली इंडेक्स फंड डालो। ये सारे इंडेक्स फंड्स हैं, जैसे S&P 500 की हमने बात करी थी, ठीक है। ये क्या हो गया, ये अमेरिका का बाजार हो गया, यूएस का, ठीक है। तो ये सारे क्या आएंगे, ये सारे इंडेक्स फंड्स आएंगे। इनका एक्सपेंस रेशियो अपने आप में ही कम होगा। देखो 1 तक जा रहा है, इसे हमें अवॉइड करना है, ठीक है, ठीक है। बट हम यहाँ पर देख लेंगे जो देखो बिल्कुल ही सस्ते हैं, बट ये सारे क्या है, इंडेक्स फंड्स हैं। तो किसी को अगर पैसिव इन्वेस्टिंग करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पैसिव इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो ना, तो आप ज्यादातर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को बीट कर रहे हो। अच्छा, ये बेस्ट है, ठीक है। तो मतलब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि सबसे सस्ता भी यही होता है, और इसके अंदर क्या है, जितना अगर निफ्टी चलेगा उतना आपका पैसा अपने आप ही ग्रो होगा।
तो आपको ज्यादा मतलब और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इसके हिसाब से चल रहे हो तो आपको 28% तक की CAGR यहाँ पर दिख रही है। और आप पढ़ो, जैसे किसी को मिड कैप में इन्वेस्ट करना है तो ये मिड कैप 150 है, किसी को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप में हो रहा है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50, तो जैसे हमने जूनियर 20 की बात करी थी ETF में, तो जूनियर 20 कहाँ बताए थे? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी नेक्स्ट 50 बताया था, तो उसका एक ETF का नाम है जूनियर 20। अच्छा। सो निफ्टी की जो NSE पे टॉप 50 कंपनी है वो तो निफ्टी 50 हो गई, उसके बाद की जो 50 कंपनी है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 होती है। उसका एक ETF भी खरीद सकते हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 के नाम से भी है और जूनियर 20 के नाम से भी है। ठीक है। और ऐसे आप इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स भी हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे इंडेक्स फंड्स हैं और ये बेस्ट है। ठीक है। मतलब बेस्ट। अगर आप इनमें इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई नहीं बोल सकता आप गलत इन्वेस्टिंग कर रहे हो, कोई नहीं बोल सकता। अब आपके पास यहाँ पर 126 आ गए, बट आपको 126 तो नहीं चाहिए, आपको 1-2 चाहिए, ये बेस्ट है। आप इसमें से खुद चूज कीजिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं। ठीक है। क्या क्या देखना है भैया? AUM देख लो, एक्सपेंस रेशियो देख लो, ठीक है। इसके अलावा हमें एक और चीज देखनी होती है विच इज ट्रैकिंग एरर। ठीक है, यहाँ पर मैं देखता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ, ट्रैकिंग एरर मिल जाएगा कि हाँ, ट्रैकिंग एरर ये होती है इनकी गलतियां, कि भैया पैसे तो तुम कम ले रहे हो बट एरर बहुत कर रहे हो। निफ्टी 50 के हिसाब से तुमने इन्वेस्टमेंट कितने सही करी, कितनी सटीक करी। अगर मैं निफ्टी 50 के हिसाब से कर रहा हूँ, मिड कैप 150 के हिसाब से कर रहा हूँ, तो कितनी सटीक इन्वेस्टमेंट करी, उस हिसाब से पैसा टाइम पर लगाया भी या नहीं लगाया, या जब मार्केट भाग गई तब लगाया, तो वो होता है ट्रैकिंग एरर। ये ट्रैकिंग एरर जितना कम हो उतना बढ़िया। जैसे 3.55 भाई, तौबा दूर रखो इससे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखो 0.04, ये बहुत सही है, ये बहुत कम है। मतलब अगर आपको 0.10 के आसपास तक दिख रहा है तो ये कम ट्रैकिंग एरर होता है। यहां पर आप ट्रैकिंग एरर के हिसाब से अच्छा इंडेक्स फंड चूज कर सकते हो, विच इज कॉल्ड पैसिव इन्वेस्टिंग। बेस्ट, कोई डाउट ही नहीं है। वॉरेन बफे ने एक फंड हाउस से बेट लगाई थी कि मैं S&P 500 की रिटर्न के ऊपर बेट लगा रहा हूं, तुम जो मर्जी इन्वेस्टमेंट करो इसकी रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाओगे। अच्छा। और वो हार गया, वॉरेन बफे जीत गया। अच्छा। तो तब से पैसिव इन्वेस्टिंग फेमस हो गई है। ठीक है, कि भैया पैसिव इन्वेस्टिंग को म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, हेज फंड मैनेजर्स भी बीट नहीं कर पाते, रिटर्न नहीं निकाल पाते इतनी। तो ये बेस्ट है। ठीक है। ठीक है। अब इसके अलावा जैसे मैंने बोला, आप लार्ज कैप फंड को चूज कर सकते हो। कॉन्ट्रा फंड, चलो अभी इसे हटा देते हैं। कॉन्ट्रा के लिए अगर आप लोग बोलेंगे हम अलग से समझाएंगे, उसकी जरूरत नहीं है। फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या होता है? 3 तरीके की कैप है। कैप मतलब क्या होता है? कैपिटलाइजेशन। ठीक है। ये कैप नहीं है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ठीक है। अब अगर आपने लार्ज कैप किया तो फंड मैनेजर की ऑब्लिगेशन होगी कि वो बड़ी कंपनी में बैठ लगाए। ठीक है। बट जैसे आपने फ्लेक्सी कैप चूज कर लिया, अब वो उसे अपॉर्चुनिटी लार्ज कैप में दिख रही है, लार्ज में लगाएगा, मिड में दिख रही है, मिड में लगाएगा, स्मॉल कैप में दिख रही है, स्मॉल कैप में लगाएगा। ठीक है। तो आपको सारे फंड्स नहीं चाहिए, आपको समझना है मेरे को एक इंडेक्स फंड चाहिए, एक फ्लेक्सी कैप फंड चाहिए। ठीक है। ठीक है। इसी तरीके से 1-2 फंड्स और हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, उसे समझते हैं। सो नेक्स्ट विभू हम चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या चूज कर सकते हैं कि यार हम सारा पैसा इंडिया में ही क्यों लगाएं? हमें कुछ पैसा इंटरनेशनल मार्केट्स में भी लगाना चाहिए। इंडिया में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो इंडिया का शेयर बाजार नीचे जाएगा, तो हमारा कुछ पैसा हम डाइवर्सिफाई रख सकते हैं। तो हम क्या इंडिया में बैठे बैठे हम इंटरनेशनल फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। आपको जैसे थीमेटिक फंड्स मिल जाते हैं, ग्लोबल हैं ये, जैसे नैस्डैक 100 में पैसा लग रहा है, S&P 500 में पैसा लग रहा है। आप जापान में पैसा लगा सकते हो इंडिया में बैठे बैठे। आप यहाँ पर भी जाकर देख सकते हो, अदर्स की कैटेगरी में यू विल फाइंड इट। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ ओवरसीज में, तो यहाँ पर आपको मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 दिख रहा है। ठीक है। ये FOF का मतलब क्या होता है? अगर आप मेरे से नहीं पूछोगे तो मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है। नहीं पता। फंड ऑफ फंड। अच्छा, मतलब तो ये होता है कि एक फंड है, उस फंड के अंदर पैसा लग रहा है। अच्छा, ये डायरेक्ट नहीं है, मतलब इनडायरेक्ट है, बट ठीक है, फंड ऑफ फंड है। तो रिटर्न स्टेबल है? रिटर्न ठीक होती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। इसकी रिटर्न कम दिख रही है बट ठीक है, वो अच्छी है, कोई दिक्कत ट्रैकिंग एरर फिर इसमें ज्यादा हो सकता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ट्रैकिंग फंड ऑफ फंड है ना? हाँ, बट हाँ, यहाँ पे ट्रैकिंग एरर ज्यादा हो सकता है, बट यहाँ पर हमें दिख रहा है ट्रैकिंग एरर जैसे 17% का आ रहा है। बहुत ज्यादा है। छोड़ दो। तो बहुत ज्यादा है ये। ठीक है, दिस इज हाई। और यहाँ पे अवेलेबिलिटी भी नहीं है कि बाकी क्या है, बट डेटा नहीं है। हाँ, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको बस बता सकता हूँ कि आप किस तरीके से इंडिया में बैठे बैठे बाहर पैसा लगा सकते हो। तो यहाँ पर जैसे US टेक्नोलॉजी इक्विटी आ रहा है, ठीक है, जापान जैसे हमने बात करी थी, तो आप पढ़ सकते हो कि आप इंडिया से बाहर भी, चाइना में पैसा लगाना है तो आप कैसे लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लग रहा है, तो ये देखना पड़ता है। हमेशा म्यूचुअल फंड में पॉजिटिव रिटर्न नहीं आती, जैसे यहाँ पे देखो नेगेटिव रिटर्न है, मतलब उल्टा नुकसान हुआ है जिसने यहाँ पे पैसा लगाया है। ठीक है। बट लॉन्ग टर्म में हमें देखना होता है, ये 3 साल का दिखा रहा है कि 3 साल में पैसा नहीं आया,
बट अगर आप 30 साल के लिए पैसा लगा रहे हो तो क्या होगा। तो अब यहाँ तक मैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। मैंने आपको ये समझाया कि आपको 3 तरीके के फंड चाहिए। पहला, आप सिंपली इंडेक्स फंड चूज करो, ठीक है। दूसरा, फ्लेक्सी कैप चूज करो। तीसरा, आप डाइवर्सिफाई करने के लिए अगर इक्विटी बेस्ड ही करना है तो आप इंटरनेशनल मार्केट में पैसा लगाओ। और अगर आप कहते हो मैं बिल्कुल एग्रेसिव खेलूंगा, मेरी एज कम है, ठीक है, तो आप स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स को डायरेक्टली चूज करो। अच्छा, ठीक है। तो इनकी रिटर्न्स अनबीटेबल होंगी। आप यहाँ पर देखो, इनकी रिटर्न जैसे 36% की रिटर्न आ रही है, ये पिछले 3 साल की आ रही है। मिड कैप में भी दिखाऊंगा, यहाँ पे रिटर्न बहुत ज्यादा होती है। जब अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो लार्ज कैप फंड से ज्यादा रिटर्न मिड कैप फंड्स की होगी और मिड कैप से भी ज्यादा स्मॉल कैप की होगी। बट जब मार्केट गिरती है तो सबसे ज्यादा कौन से गिरते हैं? स्मॉल कैप, फिर मिड कैप और फिर लार्ज कैप। तो रिटर्न तो स्मॉल कैप और मिड कैप की ज्यादा होती है, बट यहाँ पर रिस्क ज्यादा है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, रिस्क ज्यादा है बट रिटर्न ज्यादा बनती है, तो आप इनमें से चूज कर सकते हो, ठीक है। और आपकी इक्विटी का सिलेक्शन हो गया खत्म, ठीक है। फिर आपको इसके अलावा और ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग आपको बताते ही नहीं है। अच्छा, म्यूचुअल फंड के नाम पर लोगों को पता ही नहीं होती। आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, आप सेलेक्ट कर लो। यहां पर जाके एक फिल्टर डालो, एग्जिट लोड। जैसे आप एग्जिट लोड लिखोगे ना, यहाँ पर आपके पास नंबर आ जाएगा 1 2 1। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप पैसा निकालते हो तो 1% काट के देंगे हम। अच्छा, बट इसका एक टाइम पीरियड होता है, जनरली 1 2 या 3 साल का होता है। मतलब अगर आपने 1 साल से पहले पैसे निकाला तो हम 1% या 2% काट के देंगे। आपको देखना भैया सबसे कम किस में है या ना ही हो। कई सारे ऐसे भी फंड हो सकते हैं इसमें आपको एग्जिट लोड ही नहीं लगता। अच्छा, वो बेस्ट है। या फिर ना के बराबर हो या ना ही हो। अगर आप ऐसे फंड चूज करने लग गए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ इंडेक्स फंड्स की, ठीक है। जब मैं इंडेक्स फंड्स पे एग्जिट लोड पर जा रहा हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 1% लग रहा है। तो आपने एक्सपेंस रेशियो भी देख लिया, AUM भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। आपको लग रहा है ये तो बढ़िया, बट एक्सपेंस रेशियो के बाद एग्जिट लोड 1% का है तो बहुत ज्यादा है। तो आप क्या कर देखोगे यार, यहाँ पर देखो 0.5% का लग रहा है, फिर 0.25% एग्जिट लोड लग रहा है। तो आप ये देखकर जब इन्वेस्ट करोगे तो आपको समझ आएगा यार कि ये मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगर मेरे को मिड कैप 150 पे पैसा लगाना है तो मेरा एग्जिट लोड मिनिमम होना चाहिए। फिर आप उसके बाद जाके उसका पीयर कंपैरिजन भी करते हो कि भैया और ऐसे कौन से फंड्स हैं जो इसी के तरीके के फंड है, उनकी रिटर्न क्या है। अच्छा। और उनका यहाँ पर एक चार्ट आ जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस और इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है। तो हमारा जो ये फंड है ये यहाँ पर दिखाया है, जैसे मैंने आदित्य बिरला का ये फंड लिया है, ठीक है, निफ्टी मिड का। तो ये यहाँ पर है ब्लू लाइन से, यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, बट ये भागता चला गया। और ये नीचे यहाँ पर इंडेक्स फंड है HDFC का, ठीक है, निफ्टी 50। तो उसने निफ्टी 50 से कितनी ज्यादा रिटर्न दी है? बहुत ज्यादा। तो ये यहाँ पर कंपैरिजन है, कितनी ज्यादा वो भी परसेंटेज दिख रही है कि इसकी 57% की रिटर्न है और वहां पर उसकी 24% की रिटर्न है। तो ये आप इस तरीके से कंपैरिजन भी करते हो। फिर आप रेशियो एनालिसिस भी कर सकते हो। देखो अभी मैं स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, इन सब में नहीं जा रहा, पहले वीडियो के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बट जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम ये सब भी देखते हैं। आप फंड मैनेजर की प्रोफाइल पढ़ सकते हो, ठीक है, एवरेज रिटर्न 1 साल की कितनी आ रही है, ठीक है, ये सब आपको डिटेल्स यहाँ पर मिलती है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आपको ये समझ आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर ना दिखाता हूँ प्लान्स होते हैं म्यूचुअल फंड में। अब ये एक नई चीज आएगी, ग्रोथ बोनस। ये अभी हम सब ग्रोथ देख रहे थे, ठीक है। अब ये IDCW, ठीक है, ये क्या होता है, और ये है नीचे बोनस, ये क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। IDCW का मतलब होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में आता रहेगा। कुछ लोगों को चाहिए होता है कि मैंने इन्वेस्ट तो कर दिया, मैंने एक लमसम 1 करोड़ डाल दिया, बट कुछ पैसा मेरे खर्चे के लिए मेरे अकाउंट में आता रहे, ठीक है। तो वो इस तरीके के प्लान चूज कर सकते हैं। और बोनस क्या होता है और ग्रोथ क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। सो कंपनियां अपना प्रॉफिट का एक शेयर देती है डिविडेंड के रूप में, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड का डिविडेंड कैसे मिलेगा मुझे? म्यूचुअल फंड में भी तो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, वो स्टॉक्स का डिविडेंड तो उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास चला जाएगा, AMC के पास चला जाएगा, मेरे पास तो आया नहीं। तो कहाँ जाता है वो पैसा? कहीं जाता नहीं, कोई रखता नहीं है, वो डिविडेंड री-इन्वेस्ट होता है ग्रोथ प्लान्स के अंदर। अच्छा, तो इनकी रिटर्न ज्यादा होगी, ठीक है, ठीक है, इनकी रिटर्न सबसे ज्यादा होगी ग्रोथ प्लान्स की, जैसे 43% तक की है। जब हम बोनस की बात करते हैं तो वो बोनस दे देते हैं, इसीलिए यहाँ पे 40% तक की है। और
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसमें विड्रॉल हो रहा है, तो उसमें कंपाउंडिंग थोड़ा सा और कम काम करती है। ये मत देखना, ये कुछ मतलब उन दोनों को अवॉइड करो कि वो क्या चीज़ है। अदरवाइज यहाँ पर क्योंकि विड्रॉल आ रहा है तो विड्रॉल आपके पास आता रहेगा, तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का अमाउंट कम होता रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये 3 तरीके के प्लान्स होते हैं। हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? हमारी नीड के ऊपर है, ग्रोथ पे। ग्रोथ कि भाई डिविडेंड भी इन्वेस्ट कर लो, ठीक है, बट तुम पैसा बढ़ा कर दो। तो हम ज्यादातर ग्रोथ ITCW मतलब हमने घर लेके किराए पे दे दिया। हाँ, घर लेके किराए पे दे दिया तो घर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, किराया आता जाएगा। ठीक है, ठीक है। और बोनस का मतलब भी वही है कि कुछ बोनस डिविडेंड जो है वो आता रहेगा। ठीक है। इसमें विड्रॉल होता रहता है, तो हमें सेलेक्ट भी हम कर सकते हैं कि हमें कितने पैसे चाहिए। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आ जाता है एक्सपेंस रेशियो, हम पहले से चूज कर सकते हैं, सेबी की रिस्क कैटेगरी और ट्रैकिंग एरर। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर। ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको ट्रैकिंग एरर तक हमने आपको क्लैरिटी दे दी है। अब यहाँ पर लोगों को ये समझना है कि भैया मुझे खुद से बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज करना है मेरे लिए। तो पहले तो आप अपना 100 - एज रूल फॉलो करो। ठीक है। भैया आपकी उम्र है 25 साल, तो आपको 75% इक्विटी में लगाना है। अब इक्विटी में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई इक्विटी में मैं एक इंडेक्स फंड तो चूज करूँ कि कम से कम मेरी एक रिटर्न तो इंडेक्स जितनी आ ही रही हो। अब मुझे एग्रेसिव होना है तो मैं स्मॉल कैप चूज कर सकता हूँ, ठीक है, मिड कैप चूज कर सकता हूँ। बाकी के जो फंड्स की अगर आप चेक भी करोगे ना, जिसके ऊपर मैंने ज्यादा बात नहीं करी, उसके अंदर मतलब रिटर्न बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। अच्छा। मल्टी कैप का मतलब भी यही होता है कि अलग अलग उसमें क्या है, कंपल्शन है कि अलग अलग में डालना ही पड़ेगा। फ्लेक्सी में फ्लेक्सिबिलिटी है। मल्टी कैप का अगर आपने मल्टी कैप फंड चूज किया तो फंड मैनेजर के ऊपर कंपल्शन होगी कि कुछ पैसा लार्ज में भी डालना है, कुछ मिड में भी डालना है, कुछ स्मॉल में भी डालना है। अच्छा। फ्लेक्सी में मतलब उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी में कहीं भी डालो। अच्छा, ठीक है। तो वो फ्लेक्सी कैप्स आर बेटर देन मल्टी कैप। ठीक है। डिविडेंड यील्ड वो सब उसकी जरूरत नहीं कि डिविडेंड के ऊपर आप ज्यादा जा रहे हो। इंटरनेशनल मार्केट्स भी हमने समझा दिया है यहाँ पे कि आप किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी पैसा लगा सकते हो। ठीक है। उसके अंदर आप ओवरसीज फंड्स को चेक करो और ग्रोथ फंड्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बेटर वो रहता है। ठीक है। तो ये हमने मोटा मोटा समझ लिया। अब बात आती है, लोगों को लगेगा भाई ठीक है मेरी एज 25 साल थी, 75% यहाँ पे डाल दिया, 25% कहाँ पे डालें? तो 25% आप सिंपली बैंक की FD भी रख सकते हो। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेट फंड्स जो है ना, अगर आप समझोगे डेट फंड्स के अंदर क्या, तो अगर आपको बहुत ही कम ड्यूरेशन के अंदर है तो आप ओवरनाइट फंड्स के लिए जा सकते हो। ओवरनाइट फंड क्या होता है, भैया मेरे पास 4 दिन के लिए पैसा खाली मंगा लगाऊं, तो वो ओवरनाइट फंड्स आ जाते हैं, बट इनके अंदर रिटर्न्स कम मिलती है। ठीक है। अभी इसी तरीके से भाई मुझे गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटी चाहिए तो आप गिल्ट फंड्स में पैसा लगा सकते हो। एक मिनट, ओवरनाइट में मतलब थोड़े टाइम के लिए लगा के कितनी रिटर्न जाएंगी? आपने कहा 4 दिन के लिए पैसा खाली पड़ा। हाँ, 4 दिन के लिए लगा दिया। अब देखो 4 दिन पे कितना % आ जाएगा? वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या है, जो 4 दिन के लिए लगाता है ना, उसके बाद 200 करोड़ रुपए फालतू पड़ा होता है। ठीक है। कंपनीज होती हैं। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी है, उनके पास लोगों का प्रीमियम आ गया बहुत ज्यादा। अब वो पैसा तो धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे भी करना, बट अभी तो पड़ा हुआ है। हाँ। तो वो रखते हैं ओवरनाइट फंड्स में, लिक्विड फंड्स में। इसमें क्या है कि साल की रिटर्न दिखा रहा 7% 6%। अच्छा। तो महीने की डिवाइड बाय 12 और दिन की डिवाइड बाय 30 वो रिटर्न आती है। बट उनके पास फंड होता है, इंश्योरेंस कंपनी का होगा 6,000 करोड़ रुपए, तो 6,000 करोड़ रुपए उनको ये भी ठीक है कुछ बढ़ के ही मिल रहा है, कम से कम नहीं हो रहा। तो इस तरीके से वो रखते हैं, लोग भी रख सकते हैं। इससे तो फिर इंडेक्स ही है, इंडेक्स फंड ही बेटर है ये वाले ओवरनाइट फंड से। नहीं, इंडेक्स फंड में आज आपने पैसा डाला, आपने 1 करोड़ डाला, कल ही मार्केट टूट गई 5%, तो ये सेफ है ओवरनाइट। हाँ, तो इसमें तो नुकसान नहीं है ना, इसमें तो इधर डेट है। मैं कह रहा हूँ बाकी का 25% का रखना है। अच्छा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कहते हो नहीं यार, मैं जैसे मैंने बोला गिल्ट, तो गिल्ट होता है लॉन्ग टर्म। इसके अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर पैसा लग रहा है, इसमें मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता है, GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लग रहा है। इसके अंदर रिटर्न भी बहुत कम होती है, बट स्टेबल होती है, सेफ होती है। ठीक है। इसी तरीके से शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होते हैं कि मुझे कम ड्यूरेशन के लिए पैसा रखना है। ठीक है। हमारे पास कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स होते हैं, तो कॉर्पोरेट के जो बॉन्ड्स होते हैं उसके हिसाब से हम बॉन्ड के ऊपर यहाँ पर यील्ड कमाते हैं। अच्छा। तो ये फंड्स हैं। अब लोग कहेंगे भैया हमें कहाँ पे पैसा रखना चाहिए? भैया मैं नाम नहीं ले सकता किसी का भी, बट मैं ये बोल सकता हूँ आप ड्यूरेशन चेक कर लो। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है और आपको डेट में रखना है, देखो हमें डेट में क्यों पैसा रखना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। आपको कोई रिटर्न तो आ नहीं रही कुछ, बट मार्केट बढ़ती जा रही है, मैं सारा पैसा इक्विटी में लगाता रहा हूँ, मार्केट गिर गई, अब पैसा कहाँ से लाऊं?
सही बात है। तो अगर मैंने डेट में लगाया होगा, कहीं सेफर इंस्ट्रूमेंट में लगाया होगा, तो उसे बेच के यहाँ पे लगा दूंगा। बिल्कुल, बेच तो मैं कभी भी सकता हूँ। इसीलिए आपको कुछ पैसा गोल्ड और सिल्वर में भी लगाना चाहिए, ठीक है? अगर आप गोल्ड में या सिल्वर में भी पैसा लगाते हो, विच इज गुड, ऐसा नहीं है कि वो बेकार है बिल्कुल, ठीक है? तो गोल्ड के भी हमारे पास बहुत सारे फंड्स आ जाते हैं। यहाँ पे ये कॉमोडिटीज का फ्लेक्सी कैप है, वो आप चूज कर सकते हो, अदरवाइज गोल्ड के फंड्स आ जाते हैं। तो गोल्ड हमेशा हेज समझा गया है। हम अपने पोर्टफोलियो में भी गोल्ड के ETFs खरीदते हैं, गोल्ड और सिल्वर के। वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसे इग्नोर नहीं करना। हेज का मतलब एक बार दोबारा बताओ। हेज का मतलब होता है हमेशा लॉस प्रोटेक्शन। अगर लॉस होगा तो मेरा लॉस कम से कम कैसे हो, उसके लिए मुझे एक हेज चाहिए। अच्छा, तो ये तो इन्वेस्टमेंट का हेज हो गया। जब हम ट्रेडिंग समझेंगे तो ट्रेडिंग में भी हेज होते हैं। अच्छा, हेज का मतलब वही रहेगा कि लॉस नहीं होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम हेज लेते हैं। अच्छा, चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो, यू कैन टेक द हेज। इनफैक्ट अगर आप स्टॉक्स भी बाय कर रहे हो तब भी आप हेज ले सकते हो। कि अगर स्टॉक गिर गया तो मैं कैसे बचूंगा, तो वो हम आगे आने वाली वीडियोस में कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आई होप आप हमारे साथ बने रहेंगे। फाइनली, आप जो मैंने अभी तक आपको समझाया है वो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई मुझे एक्सपेंस रेशियो पता हो, मेरा प्लान कौन सा है, मेरी रिस्क कैटेगरी तो इक्विटी में हाई रहेगी, एग्जिट लोड क्या है, और ट्रैकिंग एरर की हमने एक बात करी थी कि ट्रैकिंग एरर क्या है। ये सब जब आप चेक कर लेंगे तो आप खुद से एक बेटर इन्वेस्टर बन जाएंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उल्टा लोग आपको जो बोलेंगे यार ये वाला फंड अच्छा है, आप 1 मिनट में चेक करके बता दोगे, ओह भाई इसका देखियो एक्सपेंस रेशियो जो तू बोल रहा है। तो जो बैंक वाले आपको बताएंगे ना कि भैया इसमें पैसा लगा लो, आप लोग कभी पूछते नहीं हो। एक बार पूछना उससे एक्सपेंस रेशियो क्या ले रहा भाई, आप उससे पूछना एग्जिट लोड क्या ले रहा है, तेरा ट्रैकिंग एरर क्या है। वो तो इतनी जानकारी आपको कैसे है, और आपको समझ आएगा ज़्यादातर लोग इंटरनेट पर और आपको रियल लाइफ में पागल ही बना रहे हैं म्यूचुअल फंड के नाम पर। अच्छा, तो यहाँ पर एमफी तो आके बोलती है, देखो मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, बट मैं किसी को म्यूचुअल फंड नहीं बेचता। अच्छा, मैं रजिस्टर्ड हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास भी अपना ARN नंबर है, बट मैं नहीं बेच रहा। आई कैन सेल, बट मुझे पता है जो लोग सेल कर रहे हैं ना वो लोगों का काट रहे हैं, उन्हें सस्ता नहीं दे रहे। ठीक है। जब मुझे पता है वो खुद से जाके ले लेंगे, जब खुद से जाके ले सकते हैं ना लोग, तो ले लो खुद से जाके। ठीक है। जहां पर आपके लिए बेस्ट फायदा है हम वही रिकमेंड करेंगे आपको। ठीक है। तो मैं बोलूं जी मेरे को फोन करो, मैं आपको बताऊंगा, या मेरे ऑफिस में फोन करो, हम आपको बताएंगे, सजेस्ट करेंगे, हम कर सकते हैं, दिस इज आवर वर्क। बट लोग फिर भी ये चीज खुद से देख सकते हैं, इट इज अवेलेबल ऑनलाइन। ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगाना है, पैसा आपका है। और आज की वीडियो में आई थिंक म्यूचुअल फंड्स में इतना काफ़ी है। अब आगे की हम जब बात करेंगे तो देयर आर मल्टीपल कॉन्सेप्ट। जब हम SIP की बात करते हैं, SIP के अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि स्टेप अप SIP क्या होती है। अब अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हमें स्टेप अप SIP पे वीडियो चाहिए, विल ट्राई टू मेक वीडियो फॉर यू। और अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आने वाली वीडियोस में हम उनका आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये वैल्यूबल वीडियो पहुंचे, लोगों को क्लैरिटी मिले। हम बहुत टाइम लेके वीडियो बना रहे हैं, बट पॉइंट हमारा एक ही है कि भाई लोगों को मैक्सिमम क्लैरिटी मिलनी चाहिए। पैसा है, पैसा लग रहा है तो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। फाइनली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिससे अवेयरनेस फैले। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, आप सिंपली जाकर फ्री में जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आप म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, टॉप फंड्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट आइडिया तक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है उनके थ्रू आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। जो कंपनीज ऑफर दे रही हैं उनकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, जाके पढ़ लीजिए। एंड हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।